डिस्कस अवर लेक्चर यूनिट नंबर 9 एंड ऑब्वियसली इसका हम लेक्चर नंबर आज 1 डिस्कस करेंगे और यूनिट नंबर जो 9 है वो आपको आइडिया इट्स अ वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है। चलिए, सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है इस रेलिवेंट कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिजेंबल टू इट्स पेरेंट्स ठीक है जी, पेरेंट्स इज कॉल्ड। आप ख्याल में ये क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिजेंबल टू इट्स पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के जैसा नजर आना, दिखाई देना, ये क्या कहलाता है? ठीक है जी, ऑप्शन ए है आपके पास, इट्स कॉल्ड एज अ जेनेटिक्स। ठीक है, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास, इट्स कॉल्ड एज अ हेरिडिटी, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास, इट्स कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, या फिर ऑप्शन सी डी है आपके पास, ठीक है, जीनोटाइप। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो यस एग्जैक्टली, इसका राइट आंसर जो बनेगा दैट्स नोन एज अ हेरिडिटी। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी मीन्स कि रिजेंबलेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के जैसा नजर आना, उसको कहते हैं हेरिडिटी। राइट, तो अब आपको आइडिया है इसमें अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो जाहिर सी बात है, इनहेरिटेंस का मतलब है कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, सो फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, किस चीज़ का ट्रांसफ़र करना। ऑब्वियसली जी, जो जिस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है वो करेक्टर्स का होता है। राइट, सो करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पर, करेक्टर्स। और ये करेक्टर्स कौन लेकर जा रहा है वाला? ऑब्वियसली जी, जीन्स इसको लेकर जा रहे होते हैं। राइट, यानी पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो ऑब्वियसली कौन लेकर आता है वाला? जीन्स। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, पेरेंट्स के जैसे उनके अंदर करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली जीन्स ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो ऑब्वियसली ये जीन है। और इसमें अगर आप देखें स्टडी ऑफ जीन्स, ठीक है, स्टडी ऑफ जीन्स, ये क्या चीज़ है वाला? तो ऑब्वियसली आपको आइडिया है कि ये जो है दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स, और जीन्स की स्टडी दिस इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज अ जीन, और जीन की स्टडी जेनेटिक्स कहलाएगा। समझ आगे बात कीजिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह ये इनहेरिटेंस की सेंस में हम वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो जीन होता है, जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। सपोज हमारे पास ये क्रोमोसोम है, दिस इज द क्रोमोसोम, एंड सपोज हमारे पास ये एक सेकंड क्रोमोसोम है, दिस वन, ये है जी। और ये दोनों जो से हैं ये क्या बोला? ऑब्वियसली दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। राइट, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं? व्हाट इज दैट? दीज आर नोन एज, ठीक है जी, होमोलोगस। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम दिया जाता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर हम देखें, सपोज करें यहाँ पर एक जीन ए है, ठीक है जी, और सपोज इधर भी जीन ए हो सकता है। राइट, इन दिस कॉम्बिनेशंस। तो आप देखिए इसमें से हम एक को नाम क्या देंगे वाला? सपोज इस ए को हम नाम देते हैं दिस सिंगल वन, दिस इज कॉल्ड एज अ जीन, और इस ए को आप नाम दे दें क्या वाला? दिस इज कॉल्ड एज अ अलील। ठीक है, एक को अलील कह लें और एक को हम कह सकते हैं जीन। सो व्हाट इज एन अलील? अलील आपको आइडिया, इट्स कॉल्ड एज अ पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर। राइट, इट्स कॉल्ड एज, ठीक है जी, पार्टनर ऑफ अ, ठीक है जी, जीन पेयर। ठीक है जी, पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर है, यानी इन जीन पेयर में से ये दोनों जीन का एक्चुअल में पेयर है। अब इस जीन के पेयर में से आप एक को जीन कह लें, एक को अलील कह लें। यूँ समझिए जैसे दो भाई हों, ठीक है, आप भाइयों के नाम तो ऑब्वियसली डिफरेंट हो गए ना भाई, तो यूँ समझिए ये भी ऐसे जैसे दो भाई हों, एक का नाम जीन है और एक का नाम अलील आ जाता है। आप इसको जीन कह लें, इसको अलील कह लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, दोनों ही इस तरह वर्किंग कर रहे होते हैं। अच्छा, सपोज करें ये इस तरह भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, सपोज कैपिटल बी है और इधर स्मॉल बी हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास पहले वाला कॉम्बिनेशन था दैट इज कैपिटल ए और कैपिटल ए, ये आपके पास क्या है? इट्स कॉल्ड एज होमोजाइगस। ठीक है जी, होमोजाइगस, इसको हम नाम दे देंगे डोमिनेंट का, क्योंकि दोनों जीन्स आपने देखा डोमिनेंट है। सही है, और जिस इंडिविजुअल में होते हैं आपने पढ़ा, उस इंडिविजुअल को हम नाम क्या देंगे वाला? इंडिविजुअल।
ठीक है, जिस इंडिविजुअल में है ऑब्वियसली उसको हम कहेंगे होमोजाइगोट, दैट इज कॉल्ड एज होमो, ठीक है जी, जाइगोट का नाम देंगे। सपोज करें अगर यही जीन्स कैपिटल ए ये मेरे अंदर है तो मैं क्या कहलाऊंगा बोला, होमोजाइगोट, सही है। और इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे बोला, होमोजाइगस डोमिनेंट का नाम देंगे। क्लियर। और अगर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है, सपोज कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ऑब्वियसली दिस इज हेट्रोजाइगस, ठीक है जी, हेट्रोजाइगस है। और इसको हम नाम क्या देंगे इंडिविजुअल को बोला, ऑब्वियसली इट्स कॉल्ड एज हेट्रोजाइगोट का नाम देंगे। पॉइंट क्लियर। उसी तरह ये ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, सपोज ये स्मॉल सी हो, ये स्मॉल सी हो, इन दिस वे भी हो सकता है, यानी स्मॉल सी, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम कहते हैं जी होमोजाइगस। और अगेन इसको क्या कहेंगे भला, अगेन इट्स अ होमोजाइगोट, ठीक है। और याद रखिए होमोजाइगस क्या होगा भला, ऑब्वियसली दिस विल बी होमोजाइगस रिसेसिव, दिस विल बी होमोजाइगस व्हाट, रिसेसिव का नाम देंगे इसको, राइट, दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस रिसेसिव। पॉइंट क्लियर हो गया जी। सो ये होमोजाइगस हमारे पास रिसेसिव आए थे। याद रखिएगा इसमें से हर ऑब्वियसली जो क्रोमोसोम है, एक जो है वो फ्रेटर्नल साइड से आएगा और एक मैटरनल साइड से आएगा, राइट, दिस इज फ्रॉम द मैटरनल साइड सपोज एंड दिस इज फ्रॉम, ठीक है जी, फ्रेटर्नल साइड। आपको आइडिया है कि हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम जो है वो ऑब्वियसली मदर साइड से आते हैं और 23 फ्रॉम फादर साइड से आते हैं। तो इस तरह आपस में क्या करते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं दे विल पेयर अप विद ईच अदर, यानी पहला पहले के साथ पेयर हो जाएगा, ठीक है जी, इस तरह फिर दूसरा दूसरे के साथ पेयर हो जाएगा, तीसरा तीसरे के साथ पेयर हो जाएगा, इस तरह पेयरिंग होती रहेगी, यानी 23 जो है वो इस तरह पेयरिंग बना लेते हैं, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, इस तरह कंटिन्यूटी चलते रहते हैं अनलेस अनटिल 23rd हो जाए, राइट। तो ये जो चीज़ बनी है इसको हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, अब आपने देखा कि हमारे पास जीन्स और एलील्स की फॉर्म अंदर इसके आ रही है। अच्छा, ये जो पेयर कंट्रोल करते हैं अपीयरेंस, उसको हम कहते हैं जी फिनोटाइप। सो व्हाट इज अ फिनोटाइप, यू नो दैट फिनोटाइप मींस फॉर्म ऑफ फिजिकल अपीयरेंस का नाम देते हैं। सो दिस इज, ठीक है जी, फॉर्म ऑफ, ठीक है जी, फिजिकल अपीयरेंस, इट्स अ फॉर्म ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, यानी फिजिकली कोई आपको चीज कैसी नजर आती है, ठीक है, फिजिकली कोई चीज आपको कैसी नजर आती है उसको हम क्या कहने वाला, दिस इज कॉल्ड एज, इसको कॉल्ड एज फिनोटाइप, ठीक है जी, बात फिनोटाइप है। यानी सपोज करें हमारी हाइट है, अब आपको हाइट जो नजर आ रही है ये क्या चीज है भला, डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज अ फिनोटाइप। हमारी आईज का कलर है, आपको आंखें कैसी नजर आ रही है, ये क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है। हमारी स्किन का कलर क्या है, कैसा नजर आ रहा है, ये फिजिकल अपीयरेंस है। हर एक ट्रेट जो है वो ऑब्वियसली उसका अपीयरेंस जो है वो क्या कहलाएगा बोला, फिनोटाइप। जैसे अभी आपने पढ़ा, अब सीड शेप है, फॉर एग्जांपल सीड की शेप, अब इसकी फिनोटाइप क्या हो सकती है बोला, दिस कैन बी राउंड और दिस कैन बी रिंकल्ड, दिस कैन बी राउंड और दिस कैन बी, ठीक है, रिंकल्ड। या तो इस तरह आप देखिएगा ये राउंड हो सकते हैं या ये क्या हो सकते हैं बोला, ऑब्वियसली ये रिंकल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बोला, ये इनकी फिजिकल अपीयरेंस है। अगर मैं ये देखना चाहूं कि यार इसको कौन से जीन कंट्रोल कर रहे हैं और इसको कौन से जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, दैट इज जीनोटाइप, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है, जीनोटाइप। सो व्हाट इज अ जीनोटाइप, इट्स कॉल्ड एज जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट का नाम देंगे, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है बोला, इट मीन्स के जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है, जीन, ठीक है जी, फॉर अ, ठीक है जी, पर्टिकुलर ट्रेट का नाम देंगे, जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, ट्रेट ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे बात की, ये क्या है, ये एक ट्रेट है, ठीक है, दिस इज व्हाट, सीड शेप क्या है, एक ट्रेट है, दिस इज अ ट्रेट। ट्रेट का मतलब है, मतलब प्रॉपर्टीज कह ले, ठीक है, कोई खसूसियत, सही है। जैसे हमारी आंखों का कलर है, ये एक खसूसियत है कि ये मतलब ब्लैक कलर की भी हो सकती है और ब्लू कलर की भी हो सकती है, राइट। स्किन का कलर है, ये वाइट कलर का भी हो सकता है और मतलब डार्क कलर का भी हो सकता है। तो इस तरह करके याद रखिए, ये ट्रेड्स कहलाते हैं। सो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स मीन, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि सीड शेप को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन से जीन, तो आपको पता है सीड की जो शेप है, ठीक है, सीड की शेप, यू नो दैट, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है एग्जैक्टली, कैपिटल आर, आपने पढ़ा कैपिटल आर है, सही है। तो कैपिटल आर इसको कंट्रोल कर रहा होता है। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग,
ये है जीनोटाइप, सही है। तो बताइए जीन्स बेसिकली है, और जीन्स है किसके ऊपर, अभी आप बात कर रहे थे क्रोमोसोम्स के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया था कि ईच क्रोमोसोम, ठीक है जी, क्रोमोसोम, ठीक है जी, कैरीज, ठीक है, डैश जीन्स, कितने जीन्स को ये कैरी करता है। ऑप्शन ए जी आपका हंड्रेड्स ऑफ जीन्स, ठीक है जी, हंड्रेड्स ऑफ जीन्स। ऑप्शन बी है आपके पास हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, ठीक है जी, हंड्रेड्स एंड, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। या फिर सी है आपके पास द मिलियंस ऑफ जीन्स, या फिर डी है आपके पास देयर आर बिलियंस ऑफ जीन्स। जी व्हाट शुड बी द, एक क्रोमोसोम के ऊपर आपके में कितने जीन्स हो सकते हैं। तो यस एग्जैक्टली इसका राइट आंसर है देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द जीन्स आर देयर, ठीक है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द जीन्स आर देयर, जो कि एक क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, सही है। फिर इसके बाद एक टर्म है उसको हम कहते हैं जी जीन पूल। और जीन पूल को हम क्या कहते हैं, मतलब जीन पूल इज टोटल जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, जीन्स इन आ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये भी इटसेल्फ एक एमसीक्यूज ही है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट। तो अभी इसको नाम देंगे जीन पूल का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी सपोज करें क्लास हो रही होती, तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे होते वो सारे मिलकर क्या बना रहे थे भला, ऑब्वियसली वो मिलकर बनाते पॉपुलेशन, सही है। एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे होते वो सारे मिलकर एक पॉपुलेशन बना रहे होते, बिकॉज पॉपुलेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशी एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो हम सारे मिलकर क्या बना रहे होते वाला पॉपुलेशन, और हम सब के अंदर जो टोटल जीन्स हैं, याद रखिए एक इंडिविजुअल के अंदर तकरीबन, यानी एक इंसान की हम बात करते हैं उसमें 40,000 जीन्स होते हैं। तो सपोज अगर क्लास में 60 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और हर स्टूडेंट के अंदर 40,000 जीन्स हैं, तो आप 60 को मल्टीप्लाई कर दें 40 के साथ, 40,000, तो वो जो जीन्स निकलेंगे दैट विल बी व्हाट, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। और इसका नाम क्या देंगे वाला, ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज अ जीन पूल, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए पॉपुलेशन ऑफ अ जीन बैग, आप ले लीजिए बीन बैग, ठीक है जी, बीन बैग की एग्जांपल ले लें, मटर का एक दाना ले लें, मटर जो होता है ना, मटर पॉड, उसमें जितने से क्या नाम है आपको बीन्स नजर आएंगे, दाने उसके। सपोज एक मटर का बीन बैग लिया आपने, उसमें आपको 5 मटर के दाने निकले, ठीक है। तो उसमें आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, तो आपको पता है कि टोटल जो जीन्स कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, उसका नाम क्या दिया जा रहा है बोला, जीन का पूल का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी मेंडल्स के बारे में। सो व्हाट इज मेंडल, और इसने क्या काम किया, और इसने कौन कौन से लॉज प्रेजेंट किए, ठीक है। मेंडल, यू नो दैट मेंडल ही वाज अ प्रीस्ट, ठीक है जी, ही वाज अ प्रीस्ट, ये एक पादरी था। और ऑब्वियसली ही वर्कड ऑन व्हाट, इसकी जो वर्किंग थी आपने देखा, ही वाज डन ऑन अ स्वीट पी, ठीक है, स्वीट पी, दैट इज पीजम सैटिवम, ठीक है जी, पीजम सैटिवम इसको नाम देते, राइट, पीजम सैटिवम। अब इसने क्यों इसको सिलेक्ट किया वाला, आपने देखा इसकी कुछ रीजंस थी। सो व्हाट आर द, ठीक है जी, रीजंस क्या है, तो रीजंस के अकॉर्डिंगली जब हम देखें तो आपको पता है कि दे इजी टू कल्टीवेट है, ठीक है जी, हम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेस जनरेशन टाइम है, लेस जनरेशन टाइम, यानी इसको बड़े कम वक्त में हम इसको ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि जनरेशन टाइम, ठीक है, जनरेशन, ठीक है, टाइम फॉर, जनरेशन टाइम फॉर व्हाट, ऑब्वियसली फॉर पी प्लांट इज, फॉर पी प्लांट, ठीक है, इज डैश। अब ख्याल में ये क्या है जी, ठीक है, 1 मंथ है। ऑप्शन बी है आपके पास है जी 2 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, और यू कैन सी जो है दैट इज 3 मंथ्स, या फिर डी है आपके पास ये 1 ईयर। जी क्या शुड बी राइट आंसर आना चाहिए वाला, व्हाट शुड बी द राइट आंसर एग्जैक्टली। याद देखिए इसका राइट आंसर है जी आपका 2 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स, या इसको हम कहते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 डेज। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ही बनते हैं, राइट। तो याद रखिए 2 माह में आपको फसल तैयार होकर मिल जाती है, तो इज लेस जनरेशन टाइम आता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा फिर अगर आप देखिए तो आपको आइडिया है कि इसके अंदर कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स है, कंट्रास्टिंग, ठीक है जी, पेयर ऑफ
ट्रेड्स होते हैं इसके अंदर, कंट्रास्ट किया जा रहा है, कंट्रास्ट, और ये पेयर के फॉर्म में क्या हमारा ट्रेड्स आते हैं, ठीक है। कंट्रास्टिंग यानी जिसमें आप फर्क कर सकें, जैसे सपोज कीजिएगा ये दो है, ये कंट्रास्ट में है, इसको आप देख के बता सकते हैं कि ये ब्लैक है और ये रेड है, कंट्रास्ट है। बात समझ आ रही है? इस तरह सपोज करेगा मेरे पास इस तरह दो चीज़ होती, ये दो सपोज ये रेड मार्कर है, तो इसमें तो आप कंट्रास्ट ही ना कर सकते, फर्क नहीं कर सकते क्योंकि दोनों रेड है। सिमिलरली याद रखिए कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स का मतलब है जिसमें आप क्लियरली तौर पे डिफ्रेंशिएट कर सकें, यानी देख के आप बता सकें अच्छा ये है, ये है, ठीक है। जैसे जितने भी आपको होता है, अब अगर आपसे यहाँ ये क्वेश्चन किया जाता है, अच्छा जी मेंडल स्टडी, ठीक है जी मेंडल, ठीक है जी स्टडी डैश डैश करेक्टर्स, ठीक है डैश करेक्टर्स, ठीक है जी ऑफ पी प्लांट, डैश करेक्टर्स ऑफ पी प्लांट, पी प्लांट के कितने करेक्टर्स को स्टडी किया था, तो ऑप्शन ए जी आपके पास, ठीक है जी 7, ऑप्शन बी आपके पास है जी 14, सी आपके पास है जी 21, या फिर डी आपके पास है जी 10। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस एग्जैक्टली, इसका राइट आंसर आपके पास है जी 14। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या पूछा जा रहा है, इसने पूछा है करेक्टर, ठीक है। याद रखिए 7 ट्रेड्स हैं, ठीक है। 7 क्या चीज़ है वाला, 7 जो है दे आर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, दे आर, ठीक है जी कंट्रास्टिंग, दे आर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, 7 ट्रेड्स होते हैं। और 14 क्या है हमारा, याद रखिए जो 14 है ये करेक्टर्स आते हैं, राइट, दीज आर करेक्टर। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, देखिएगा सीड की शेप क्या है, सीड की शेप एक ट्रेट है, सीड की शेप क्या वाला एक ट्रेट है। और ये जो दोनों है राउंड और रिंकल्ड, ये इसके क्या वाला, दीज आर करेक्टर्स, ठीक है जी दीज आर करेक्टर्स है। पॉइंट समझ आया? इस तरह जितने भी 7 ट्रेड्स थे हर एक के उस तरह 2-2 करेक्टर्स होते हैं, इस तरह टोटल 14 करेक्टर्स हो गए और 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हो जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, फिर देखिए अगर आप देखें तो आप कहते हैं इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है फ्लावर्स, वो आपको पता है दैट इज हर्माफ्रोडाइट, हर्मा, ठीक है जी हर्मा, ठीक है जी फ्रोडाइट। और ये जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं ऑब्वियसली यू कैन सी दैट दे आर बाईसेक्सुअल, ठीक है जी बाईसेक्सुअल का नाम देते हैं। या आपने पढ़ा होगा इसको डायोशियस भी कहते हैं, राइट, डायोशियस यानी दोनों सेक्स जिसमें अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, ठीक है जी हर्माफ्रोडाइट, ठीक है जी फ्लावर्स, ठीक है जी हेल्प इन, ठीक है डैश, ऑप्शन ए है आपके पास हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जो है ये किस में हेल्प करेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जी आपके पास हेल्प्स इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ एंड, ठीक है जी क्रॉस पॉलिनेशन। या फिर ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी है जी पॉलिनेशन बाय, ठीक है जी पॉलिनेशन बाय एयर। या फिर ऑप्शन सी है आपके पास पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। या फिर ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दीज। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो याद रखिए ऑब्वियसली हर्माफ्रोडिटी किस में हेल्प कर रहा होता है, बोला डेफिनेटली इट हेल्प्स इन द सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपने पढ़ा हुआ सेल्फ क्या मतलब होता है, यानी एक के अगर पोलन ग्रेन्स उसी के ही स्टिग्मा के ऊपर आके गिर जाए, इसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यहाँ से गुजरे और दूसरे फ्लावर के ऊपर आके गिर जाए तो इसको क्या कहेंगे बोला, क्रॉस पॉलिनेशन। तो याद रखिए हर्माफ्रोडिटी हेल्प करता है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर और सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए मेंडल का पहला लॉ आप डिस्कस करते हैं। अच्छा जी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है जी मेंडल, आप ख्याल में कौन सा है जो चीज़ मेंडल से बिलोंग नहीं करती? ऑप्शन है जी आपके पास लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है, लॉ ऑफ, ठीक है जी प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। या फिर ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी लॉ ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है जी बात। या फिर ऑप्शन सी है आपके पास, ठीक है जी लॉ ऑफ डोमिनेंस। या फिर ऑप्शन सी आपका जी लॉ ऑफ हेट्रोगैमी, ठीक है लॉ ऑफ हेट्रोगैमी।
ठीक है जी बात। आपके ख्याल में क्या चीज़ है जो मेंडल ने नहीं दिया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या है वाला, इट्स कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ हेट्रोगेमी। मेंडल ने एक्चुअली में याद रखिए 3 लॉज रिप्रेजेंट किए थे। एक आपने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और दूसरी जो इसने सेंस यूज की थी वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस का इसने जो है ना यूज किया था। हाँ, इट डज नॉट बिलोंग टू मेंडल, वो क्या है, लॉ ऑफ हेट्रोगेमी का नाम दिया जा रहा है। पॉइंट क्लियर? चलिए जी, पहला लॉ हम डिस्कस करते हैं जी। इसको हम कहते हैं जी फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है जी, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या हम इसको क्या बोलते हैं वाला, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ, ठीक है जी, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी बात। या हम इसको क्या बोलते हैं वाला, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है जी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ, ठीक है, सेग्रीगेशन, या हम इसको क्या बोलते हैं वाला, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, लॉ ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनो, ठीक है जी, हाइब्रिड क्रॉस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी बात, आपने ये चीज इसके अंदर मेंशन किया। अब इसको अगर आप डिफाइन करें, इसकी स्टेटमेंट क्या हम कहते हैं, टू को एग्जिस्टिंग एलील्स, टू को एग्जिस्टिंग एलील्स, they will segregate from each other, they will, ठीक है जी, segregate, ठीक है जी, from each other, एक दूसरे से segregate हो जाते हैं, and then क्या करेंगे, they will segregate from each other, and during what, obviously during, कब हो रही है, during gametes formation। ठीक है बाजी, और they unite again, ठीक है, they unite अगेन, कब यूनाइट होंगे वाला, ऑब्वियसली दे यूनाइट अगेन ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है जी, रैंडम, ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई जी, ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन है। तो हम ये कह रहे हैं टू को एग्जिस्टिंग लील, यानी एक साथ रहने वाली ये अलील्स हैं, टू को एग्जिस्टिंग अलील्स, एक साथ रहने वाले अलील्स, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, कब, ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दे यूनाइट अगेन, ये दोबारा से मिलेंगे कब, ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन। अब क्या है ये इसके अंदर देखिएगा, सपोज करें आपके पास ये इस तरह है, सपोज करें जी आपके पास ये है जी कैपिटल आर, इसका आप क्रॉस करवाते हैं जी कैपिटल आर के साथ। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया वाला, सपोज करें P1 जनरेशन। अब ये दोनों क्या है वाला, ये देखिएगा, ये दोनों जो है दीज आर टू, ये देखिए दो है और एक साथ रहते हैं, इसी नाम दिया टू को एग्जिस्टिंग अलील्स, दो अलील्स हैं और दोनों एक साथ है, नाम क्या दिया जा रहा है, टू को एग्जिस्टिंग अलील। ये सेग्रीगेट होंगे, सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेट होंगे एक दूसरे से। तो आप देखेंगे एक दूसरे से क्या हो गया बोला, सेपरेट, ये सेपरेट हो गया यहाँ से, और ऑब्वियसली ये जो है यहाँ से सेपरेट हो गया। सिमिलरली ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बोला, ये सेपरेट हो गया और ये आपने देखा ये सेपरेट हो गया। इसको क्या कहेंगे बोला, ऑब्वियसली ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन। तो ये क्या बन गया बोला, सपोज दैट दीज आर द गैमीट्स, और गैमीट्स कब बने बोला, ऑब्वियसली ड्यूरिंग मियोसिस से बने हैं। बात क्लियर होगी जी, मियोसिस से बने, और ऑब्वियसली दे यूनाइट अगेन, ये दोबारा से जुड़ेंगे। ठीक है बात, कब जुड़ेंगे बोला, ऑब्वियसली ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये इस तरह करके अगर सपोज रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, रैंडम फर्टिलाइजेशन का मतलब है ये कि ये जो है इसको भी फर्टिलाइज कर सकता है और ये जो सा है ये इसको भी फर्टिलाइज कर सकता है, इक्वल चांसेस। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा मेल के अंदर अगर हम देखें एक्स और वाई है, फिर आप फीमेल में एक्स और एक्स पढ़ते हो, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं बोला, अलग-अलग हो जाते हैं ना, और ये इसमें सपोज एक ही बनेगा। तो आप कहते हैं इस दोनों के इस चांसेस क्या है बोला, इसके चांसेस है अगर हम मेल में देखें तो ये इसको फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है, और ये इसको भी जाके फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, सपोज दोनों ड्रा करते हैं अगर, तो क्या बनेगा, ये देखिए इस तरह, अगर सपोज इसने इसको फर्टिलाइज कर सकता है तो ये इक्वल चांस है ये उसको भी जाके फर्टिलाइज कर सकता है। सही है, सिमिलरली अगर ये इसको जाके फर्टिलाइज कर सकता है तो सिमिलरली ये इसको भी जाकर फर्टिलाइज कर सकता है, सो इक्वल चांसेस आते हैं। उसी तरह मैंने आपको वो शो किया हुआ है। तो क्या बनेगा अगेन, कैपिटल आर, इधर क्या बनेगा, कैपिटल आर, और अगर इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया, इसको जाके फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा अगेन कैपिटल आर, और अगर इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया
तो बनेगा जी कैपिटल आर कैपिटल आर। सही है। ये हमारे पास कौन सी जनरेशन आई बोला, दिस इज कॉल्ड एज, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड F1 जनरेशन। और गौर कीजिएगा सारे के सारे क्या बोला, ऑब्वियसली सारे के सारे राउंड हैं, क्योंकि कैपिटल आर जो है किसको रिप्रेजेंट करता बोला, ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट्स राउंड। सही है बात जी। तो आप देख रहे हैं इसमें हमने नाम दिया क्या, टू को एग्जिस्टिंग एलील्स। अब आपको बात समझ में आ गई ना भाई कि दो को एग्जिस्टिंग एलील थे, दे विल नॉट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग-अलग हो गए। कब, ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन, और ये दोबारा से मिल गए, दे यूनाइट अगेन, और दोबारा से मिल गए, फिर से दो हो गए जैसे पहले थे। कब बना, ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होकर दोबारा से बन गए। समझ आ गई बात कीजिए। तो याद रखिए इस तरह ये मेंडल की स्टेटमेंट जो है ना वो पूरी होती है। तो याद रखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द मेंडला क्या है, तो आपको बताइए प्योर ब्रीडिंग वैराइटीज है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्योर या फिर ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज। ये आपके पास पहला स्टेप है जी, ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज। एंड दिस इज ऑब्वियसली क्या बोला, दिस इज फर्स्ट, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया था फर्स्ट स्टेप ऑफ द मेंडल्स राइज व्हाट, तो द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज का नाम दिया जा रहा है। क्लियर होगी बात ही। तो हम देखिए इस तरह हमारे पास ये सूरत है। अच्छा ये दूसरा स्टेप क्या है, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, दोबारा से देख लीजिएगा। पहला स्टेप ये है कि राउंड का क्रॉस आपने राउंड से ही करवाना है, तो राउंड नस्ल ही पैदा होगी। अगर रिंकल्ड का आप क्रॉस करवाते हैं रिंकल्ड के साथ, तो रिंकल्ड ही जनरेशन पैदा होती है, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में इसके क्या क्या बोला आपने, बताया कैपिटल आर का क्रॉस करवाया जी किसके साथ, स्मॉल आर के साथ, यानी रिंकल्ड और किसका क्रॉस करवाया बोला, ओबीसी राउंड का क्रॉस करवाया। ये अगेन क्या आपके पास सही बोला, सपोज ये P1 जनरेशन है, अगेन दोनों के गिमिट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, राइट, इन दिस वे। और इसके भी एक दूसरे से क्या हो जाने वाला, सेपरेट हो जाने, राइट। अगेन वही बात है, टू कोएग्जिस्टिंग एलील दे विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, राइट, वही केस है। तो ये कब हुए वाला, ड्यूरिंग ऑब्वियसली मियोसिस। और बने क्या वाला ये, ऑब्वियसली जी गैमीट्स, एंड द गैमीट्स यूनाइट अगेन, एंड सपोज दैट ये आपके पास आ गया जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है वाला, सपोज ये देखिए दो गैमेट्स बने, तो आप इधर लिख लें जी कैपिटल आर, इधर भी लिख लें कैपिटल आर, और ये दो है स्मॉल आर, और इधर भी आप लिख लें जी स्मॉल आर, सही है। अब अगर इसने इसको क्रॉस किया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन रैंडम है, अगर इसने इसको क्रॉस किया क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर इसने इसको जाके फर्टिलाइज किया तो बनेगा अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर। सिमिलरली अगर इसने इसको क्रॉस किया तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर इसने इसको क्रॉस किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। गौर कीजिए सारी जनरेशन को हम क्या कहते हैं, बोला F1 जनरेशन है। सही होगी बात भी, सारे के सारे क्या बोला, ऑब्वियसली सारे के सारे राउंड है। अब कहते हैं ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, और ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ठीक है जी। सो ऑल F1 में क्या आ रहा है आपके पास, F1 में सारे के सारे राउंड आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये कैरेक्टर कहाँ चला गया वाला, अगर सारे के सारे राउंड है तो इसका मतलब ये तो इसके साथ मैच हो रहा है राउंड, ये वाला कैरेक्टर कहाँ चला गया। तो इस कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको आइडिया है कि हम क्या करते हैं बोला, ऑब्वियसली वी विल डू F1 का क्रॉस हम F1 से कराते हैं, ठीक है। ओके, तो आपने देखा इसमें कि P1 का जब हमने क्रॉस किया तो आपको सारे राउंड आए F1 के अंदर। अब रिंकल्ड कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या किया, हम F1 का क्रॉस करते हैं F1 के साथ, और F1 में आप देखिए क्या है आपके पास वाला, डेफिनेटली जी आया जी आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी इसका क्रॉस हम इसी से कर रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी जनरेशन बन गई, इट विल बी अ P2 जनरेशन। अब इसमें भी देखिए दोनों को एग्जिस्टिंग एलील है, दे विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर अगेन ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो आप देखें ये भी दोनों अलग हो गए, राइट, कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, अगेन ये क्या हुआ, दिस इज मियोसिस। और अगेन आप देखिए क्या बन रहे हैं वाला, दीज आर गैमीट्स, एंड अगेन देखिए गैमीट्स यूनाइट अगेन ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन। इसका अगेन आप पुनर्स्केप बनाना चाहते हैं तो पुनर्स्केप बना लें इसके अंदर, ठीक है। वैसे करना चाहते हैं तो वैसे कर लें। तो आप देखिए अगेन आपके पास आया जी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाले दोनों, और ये आगे जी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और अगेन आप देखिए अगर इसने इसको क्रॉस ओवर किया तो क्या बनेगा वाला, कैपिटल आर, ठीक है जी कैपिटल आर,
और अगर इसने इसको क्रॉस ओवर किया तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। सिमिलरली इसने इसको क्रॉस किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर इसने इसको क्रॉस किया तो स्मॉल आर आपके पास आ रहा है। अब इसमें गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या है वाला, ये राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, बिकॉज ये इसके ऊपर क्या है वाला, डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, और ऑब्वियसली ये रिसेसिव है। तो आपके इसमें फिनोटाइप क्या है वाला, ठीक है जी, फिनोटाइप इज व्हाट, फिनोटाइप इज 3:1 की रेशो है। इन तीन आपके पास क्या है वाला, तीन है जी आपके पास राउंड, और एक क्या चीज़ है वाला, एक आ गया आपके पास रिंकल्ड आ गया, यानी दोबारा से वही कैरेक्टर अपीयर हो गया है F2 जनरेशन के अंदर। तो ये हमारे पास कौन सी जनरेशन आ गई वाला, दिस इज F2 जनरेशन। क्लियर। अब इसकी अगर आप जीनोटाइप की बात करते हैं, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में देखिए आपके पास कैपिटल आर कितने हैं वाला, ऑब्वियसली ये एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपके पास कितने आ रहे वाला, ऑब्वियसली ये आपके पास 2 है, और ये है जी आपके पास स्मॉल आर, ये भी आपके पास कितने आ गए वाला, 1। तो आप देखिए क्या रेशो बन गई वाला जीनोटाइप में, 1:2:1 की रेशो आ गई है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो आप देखिए इस तरह हमारे पास ये है जी। इन दैट केस अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, मेंडल गॉट, ठीक है जी, मेंडल गॉट टू सपोज दैट जी मेंडल गॉट 574, ठीक है जी, मेंडल गॉट 574 इंडिविजुअल्स in F2 generation, ठीक है जी, द मोनोहाइब्रिड, ठीक है जी, द मोनोहाइब्रिड इंडिविजुअल्स विल बी, आप ख्याल में मोनोहाइब्रिड इंडिविजुअल कितने होंगे, अगर आपके पास सपोज दैट, ठीक है जी, 574 इंडिविजुअल्स हैं, तो आपके पास कितना आ सकता है जी, ऑप्शन ए है आपके पास। अच्छा जी, क्वेश्चन देखिए वही है कि आपके पास मेंडल गॉट 574 इंडिविजुअल्स इन F2 जनरेशन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनो हाइब्रिड कितने आएंगे, इसका ऑप्शन है जी आपके पास 287, ऑप्शन बी है आपके पास है जी 250, यहाँ पे सी है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन सी है आपका 370, या फिर डी है आपके पास 289 जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। अब उसने पूछा क्या हुआ आपसे, मोनो हाइब्रिड कितने हैं, तो आप देखिए ये मोनो हाइब्रिड है ना आपके पास, मोनो हाइब्रिड, क्योंकि ये हाइब्रिड है, ये प्योर है, ये भी प्योर है, क्योंकि दोनों एक जैसे एलील आ रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट एलील है, तो ये मोनो हाइब्रिड कहलाएगा। यानी टोटल इंडिविजुअल है आपके पास वो है 574, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यू जस्ट डिवाइड बाय 2, 474 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपके पास कितनी रेशो आई इसकी वाला, 2 आई है। टोटल इंडिविजुअल अगर इतने हैं तो इसमें से मोनो हाइब्रिड कितने होंगे बोला, तो 2 से डिवाइड करें तो ये आपके पास राइट आंसर बनेगा 287। ठीक है, कोई भी अगर आपको वैल्यू देता है उसमें कहता है जी आपसे मोनो हाइब्रिड फाइंड करें, ठीक है, तो आप क्या करें, जस्ट यू हैव टू डिवाइड बाय 2। अगर 1000 होता तो ये कितने आ जाते बोला, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड कर देते तो 500 आ जाता। अगर इधर 2000 तो ऑब्वियसली क्या आंसर आ जाता बोला, 1000 इसका राइट आंसर बन जाता। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो आप देखिए इस तरह हमारे पास केस है। अभी जितने भी ट्रेड्स हैं ये मेंडल ने इसको स्टडी किया तो आपके पास ये सारा करेक्टर्स निकला है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, अच्छा एक और बात याद रखिए, मेंडल वो जो चार्ट दिया हुआ है 7 ट्रेड्स का, उसको आप अच्छी तरह याद रखिए, उससे भी रेलिवेंट आपको काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेंडल डिड नॉट, चलिए इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन ऑफ ईच वन इज ऑड वन, विच वन इज ऑड, आप ख्याल में क्या चीज़ है जो ऑड है। ऑप्शन ए है आपके पास, ठीक है जी, टर्मिनल फ्लावर्स, ठीक है जी, टर्मिनल फ्लावर। ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, एक्सियल फ्लावर। ऑप्शन सी है आपके पास पर्पल फ्लावर, या फिर डी है आपके पास इन्फ्लेटेड पॉट। जी, आप ख्याल में और क्या चीज़ आपको इसके अंदर नजर आ रही है, तो गौर से देखिएगा, इसमें जो आपके पास चीज़ है वो है जी टर्मिनल फ्लावर, क्योंकि ये सारे के सारे जो मैंने बनाए ये वाले, ये सारे क्या है इसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट है, और ये एक क्या है वाला, ऑब्वियस ये रिसेसिव है। तो आपने देखा इसमें ऑड क्या आपको चीज़ नजर आ रही है वाला, ये रिसेसिव नजर आ रही है, क्योंकि बाकी तो तीनों राउंड है, डोमिनेंट है, ठीक है, बाकी तीनों डोमिनेंट है और ऊपर वाला रिसेसिव है, तो ये ऑड कहलाएगा। अब आपने देखा इस तरह ये चार्ट में से आपको जो है ना एमसीक्यूज किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह चार्ट में एक और भी क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि दी हाइट ऑफ द टॉल प्लांट इज, हाइट ऑफ, ठीक है जी, टॉल प्लांट इज डैश, आपके ख्याल में हाइट कितनी जी, 6 to 7, ठीक है जी, फीट है। ऑप्शन बी आपका 5 to 7 इंचज़ है।
या फिर सी है आपके पास, ठीक है जी 6 to 7 इंचज़ है, या फिर डी है आपके पास, ठीक है जी 5 to 7 फीट है जी। ये भी अगर आप चार्ट में से देखें तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो राइट आंसर इज व्हाट 6 to 7 फीट इसका राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूं वो जो चार्ट दिया हुआ है 7 ट्रेड्स का, आप डोमिनेंट कैरेक्टर याद कर लें, रिसेसिव ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। बात क्लियर है। अब ये है हमारे पास मेंडल का लॉ। अब मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंगली आप देखें तो इसकी कुछ इंटरप्रिटेशन भी उसने की थी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। अब मेंडल की इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंगली आप देखें तो मेंडल ने कहा था कि कुछ पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, राइट, पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं। उसने कहा था कोई पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जो इन ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, राइट। और इसको इसने नाम क्या दिया था भला, ही कॉल्ड देम एज एलिमेंटन। और ये क्या करते हैं भला, ऑब्वियसली दे कंट्रोल ट्रेड, ठीक है, दे कंट्रोल, ठीक है जी, पर्टिकुलर, ठीक है, ट्रेड्स को ये कंट्रोल करते हैं। सो दे कंट्रोल पर्टिकुलर ट्रेड्स, जिसको नाम क्या दिया गया वाला, एलिमेंटन। और आपको आइडिया है बाद में इन्हीं एलिमेंटन को नाम क्या दिया उसने वाला, दैट इज कॉल्ड एज अ जीन। और ये जीन का नाम किसने दिया था वाला, डेफिनेटली जॉनसन वाज द साइंटिस्ट जिसने इसको जीन का नाम दिया था। सो एलिमेंटन का नाम जो है वो चेंज होके क्या पड़ गया वाला, जीन है। सही है। और हर एक ट्रेड के लिए आपको पता है कितने अलील्स रिक्वायर्ड होते हैं वाला, अ पेयर ऑफ अलील्स, राइट, अ पेयर ऑफ, ठीक है जी, अलील्स, या यू कैन से अ पेयर ऑफ जीन्स आर रिक्वायर्ड। जैसे कि आपने देखा सपोज कैपिटल आर है, ये राउंड को कंट्रोल कर रहा है ना अभी, तो एक पेयर है जीन्स का, एक पेयर है अलील्स का। ठीक है, अलील्स भी कह सकते हैं, जीन्स भी कह सकते हैं। आप इसको पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो हम देखिए इस तरह ये मेंडल का जो है ना इंटरप्रिटेशन थी। और जो बाकी इंटरप्रिटेशन है वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है। सपोज अगर इस तरह आता है कैपिटल आर, तो आपने देखा ये है जी होमोजाइगस, और इसको कहेंगे होमोजाइगोट इंडिविजुअल को। और अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो आपको पता है दिस इज हेट्रो, ठीक है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, अगर आप स्मॉल आर करते हैं तो आपको पता है ये भी क्या है, दिस इज होमोजाइगस। ये आपने पढ़ा जी रिसेसिव है। और आपको पता है ये क्या है, होमोजाइगस, ठीक है, डोमिनेंट है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो आप देखिए इस तरह से होते हैं। अब गौर कीजिएगा, ये भी आपको क्या, कौन सी शेप दे रहा है वाला, राउंड, और ये भी क्या शेप दे रहा है वाला, राउंड है। क्लियर होगी बात। तो दोनों ही राउंड है। तो हाउ यू आर एबल टू डिटरमाइन कि भाई इसमें से होमोजाइगस कौन सा और हेट्रोजाइगस कौन सा है। ठीक है, तो आपको आइडिया है कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जीनोटाइप, ठीक है, ऑफ अ राउंड सीड, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय डैश। आप ख्याल में किससे हम डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन ए जी आपके पास, ठीक है जी, टेस्ट क्रॉस, बी है आपके पास है जी बैक क्रॉस, या फिर सी है आपके पास है जी रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, या फिर डी है आपके पास, कोई भी नहीं इसके अंदर करते हैं जी। क्या राइट आंसर आएगा वाला, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर आपके पास है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी, कि कोई चीज राउंड है या कोई चीज होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह दो सीड दे दिए थे, सपोज करें ये सीड है और इस तरह ये सीड है, मैं आपसे कहता हूं जी इसमें से मुझे बताएं कि होमोजाइगस कौन सा है और हेट्रोजाइगस कौन सा है। मतलब मैंने तो आपको सीड ही दिए ना, अब आपने बताना है कि ये इसमें से होमोजाइगस कौन सा है, यानी ये वाला कौन सा है, और हेट्रोजाइगस कौन सा है, ये हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस। तो आप ऑब्वियसली टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 100% राउंड आते हैं F1 जनरेशन के अंदर, तो इट मीन्स कि वो क्या होगा बोला, दिस विल बी होमोजाइगस। ठीक है, यानी सपोज दैट ये हमारे पास है जी होमोजाइगस और ये है आपके पास हेट्रोजाइगस। तो आप क्या करेंगे बोला, आपको आइडिया कि हम करते हैं क्रॉस जी F1 का, ठीक है, हेट्रोजाइगस लेते हैं, F1 का हेट्रोजाइगस, और विशी इसका क्रॉस करते हैं P1 के रिसेसिव के साथ, P1 के रिसेसिव, यानी P1 आप देखिए कौन सा, ये P1 है ना भी, P1 का आपने क्या लिया, रिसेसिव, ये वाली ट्रेड लिया, और F1 का क्या लिया, हेट्रोजाइगस, ये सारे ही हेट्रोजाइगस। तो आप देखिए हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसमें आप ले रही स्मॉल आर। ठीक है, अब इसमें आपको अगेन पता है कि कैपिटल आर अलहदा हो जाता है, स्मॉल आर अलहदा, ठीक है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन।
और इसको भी अगर आप 2 लिखना चाहें 2 लिख लें, क्योंकि सिमिलर होते हैं तो आप इसको 1 भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। आप इसको स्मॉल r 1 भी मेंशन कर सकते हैं। ये गिमिट्स अगेन देखिए, रैंडम फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अगर इसने इसको क्रॉस किया तो कैपिटल R स्मॉल r, और अगर इसने इसको जाकर क्रॉस किया तो अगेन कैपिटल R आपके पास स्मॉल r आए, ठीक है। और अगर इसने ये वाले ने इसने इसको जाकर क्रॉस किया तो अगेन स्मॉल r है, और अगर इसने इसको जाके क्रॉस ओवर किया तो आपके पास स्मॉल r आ गया, सही है। तो आप देखिए क्या हुआ, आपके पास 50% क्या आ रहे हैं वाला, राउंड आ रहे हैं, और 50% ही क्या आ रहे हैं वाला, रिंकल्ड आ रहे हैं। तो अगर आपके पास 50-50% की रेशो है, 50-50% की रेशो, तो याद रखिएगा इट मींस कि ये क्या था वाला, दैट वाज हेट्रोजाइगस, ठीक है। और अगर आप इनका क्रॉस करते हैं, सपोज कैपिटल R का, इसका हम क्रॉस करते हैं स्मॉल r के साथ, तो आप देखिए इसमें क्या बनेगा, अगेन कैपिटल R, 2 बन सकते हैं, दोनों चूंकि एक जैसे हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक ही मेंशन कर रहा हूँ। इसमें भी दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए हम एक ही मेंशन कर रहे हैं। तो अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा, अगेन कैपिटल R स्मॉल r। और आप देखें ये सारे के सारे 100% क्या आ रहे हैं वाला, 100% आपके पास राउंड है। अगर 100% राउंड है इट मीन्स ये क्या होगा वाला, होमोजाइगस होगा। पॉइंट समझ आ गया। अगर 100% राउंड है तो ये होमोजाइगस, अगर 50% राउंड है, 50% रिंकल्ड है, सो दिस विल बी हेट्रोजाइगस। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो आपने देखा इस तरह हम क्रॉस ओवर करते हैं टू फाइंड दैट कि कोई चीज़ आपके पास होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो आपने देखा इस तरह हम मेंडल का ये जो लॉ है, ठीक है, ये कैटेगराइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं कि कैसे जो है ना जीन्स आपस में सेग्रीगेट होते हैं और देन फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह मेंडल्स के लॉ जो है हम बात कर रहे थे, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पॉइंट समझ आ गया जी। अच्छा, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन होगी, सो यू कैन डिस्कस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।